नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस लाइव साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, भारत को आजाद हुए तो 75 वर्षों से भी अधिक हो गए। कल गणतंत्र दिवस है। 73 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 74th गणतंत्र दिवस आएगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात आरंभ करूं, मैं अपने सभी व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहूंगा। भारत हमारा हमेशा आगे बढ़े, सक्षम रहे, सशक्त रहे, हर नागरिक को उसके अधिकार मिलें और कहीं न कहीं भारत की जो प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में आगे बढ़े। ये हर भारतवासी की कामना है, ये हमारी और हमारे चैनल्स की भी कामना है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम चलेंगे अपने इस कार्यक्रम के अंदर। क्या सपना देखा था और कहां तक पहुंचे हैं? बहुत वर्ष पहले की बात है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो पहली जरूरत महसूस हुई कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए, जिसे आइन भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान का पहला पन्ना बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के विद्वान बीएन राव साहब ने लिखा, पहला ड्राफ्ट। और उस पहले ड्राफ्ट की जो लाइन थी, वो ये कहती थी कि जो आर्टिकल 1 सेक्शन 1 जो होता है, इंडिया शैल बी ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन बाद में इसके ऊपर डिस्कशंस हुए और मैंने इसके ऊपर काफी विस्तार से कई प्रोग्राम किए कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग पर। अभी इस हफ्ते भी 2-3 मेरे प्रोग्राम्स आए हैं, दर्शक मित्र जाकर देख सकते हैं न्यूज टाइम पर। जब इसके ऊपर डिस्कशन हुए, तो उसके बाद बाबा साहब ने इस बात का निर्णय लिया और साथ में जो बाकी विद्वान थे संविधान सभा में, कि इंडिया अभी बहुत फ्रेजाइल है, तो केंद्र थोड़ा सा मजबूत रहेगा तो सबको संभाल के रखेगा। तो एक काम करते हैं, इस फेडरेशन शब्द को हटा देते हैं और ये इंडिया जो हो जाएगा, ये यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा या यूनियन ऑफ स्टेट होगा, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसको शायद लोग समझ नहीं पाए। बाबा साहब ने कहा कि सिर्फ शब्द बदला है, फेडरेशन की जगह यूनियन आया है, लेकिन भारत की संविधान का जो मूल ढांचा है वो संघात्मक है, यानी कि फेडरल ही है। पर जैसे कि हैबिट होती है कि हम शब्दों को पकड़ लेते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं, वही हुआ। 1962 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में जो 6-1 से ये कहता है कि भारत कहीं से भी फेडरेशन फेडरल स्टेट नहीं है, संघात्मक ढांचा नहीं है, क्योंकि फेडरेशन शब्द का इसमें उपयोग नहीं है। फिर बात आती है वहां से 1973 में केशवानंद भारती केस में, जहां पर भारत के इतिहास का ध्रुव तारा, जिसे चंद्रचूड़ साहब ने कहा, 7-6 से जजमेंट आता है 13 जजों की बेंच का, जिसके अंदर पहली बार यह कहा जाता है कि भारत मूल रूप से संघात्मक देश है, फेडरल कैरेक्टर है। भले ही फेडरल वर्ड या फेडरेशन शब्द ना हो उसमें, लेकिन इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। यहां से बाबा साहब की उस सोच की मूल आत्मा वापस आती है और हम इस बात को स्वीकार करते हैं। कभी कभी बाबा साहब ने लिखा था, उसके अंदर शब्द का चेंज हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि आजाद भारत के अंदर आने वाले जो कर्णधार होंगे, विद्वान होंगे, जो सत्ताधीश होंगे, वो इतने मुखर होंगे, विद्वान होंगे, समझदार होंगे कि वो भारत को अपने कंधों पर ढोएंगे। लेकिन इन 76-77 सालों में जो हुआ, उसे देखकर सिवाय आंसू निकलने के और कुछ नहीं है कि किस ढंग से इस संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और विशेष रूप से वो केशवानंद भारती केस, जिसने बाबा साहब की आत्मा को पुनर्स्थापित किया, उसके खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब कहते हैं कि इस केस को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, ये गलत फैसला है, क्योंकि इसने पार्लियामेंट की सुपरमेसी को अंडरमाइन किया। बाबा साहब को यही डर था कि कहीं ऐसे कर्णधार ना आ जाएं जो भारत के इस संविधान को उठाकर बाहर फेंक दें और ये कहें कि वहां बैठे हुए कुछ 550 लोग हाथ उठाएंगे और दो दो हाथ उठाएंगे और बिना बिल्स को समझे हुए, कानून को समझे हुए उसे कानून बना देंगे। तो चेक एंड बैलेंस तो चाहिए था। शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स दी गई थी कि वो ऐसे कानूनों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे जो देश के संविधान की मूल संरचना के विपरीत थे। इस पर बहुत बात कर सकता हूं, लेकिन आज
भारत के राजनीतिक समीकरण, भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का बिगड़ता हुआ पर्यावरण, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट विद्वान मौजूद हैं, हमारे मित्र डॉक्टर अनिल जैन जी। स्वागत है। हमारे दर्शक वाकिफ हैं डॉक्टर अनिल जैन से। इनका संबंध, इनके परिवार का संबंध सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज से भी है, तो ये हमेशा जय हिंद अपने साथ में लगाते हैं। इसके लिए मेरा उनको अभिनंदन है। और विशेष रूप से अभी 23 तारीख को उनका जन्म दिवस था, तो हमने सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया, नेताजी को याद किया। अनिल जी राजनीतिक विश्लेषण के अलावा एक दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। बेबाकी से अपने विचार बहुत सारी चीजों के ऊपर रखते हैं, जिससे मैं भी लाभान्वित होता हूं, और मेरे लिए भी अनिल जी एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला इस कार्यक्रम धन्यवाद में दिनेश जी, जुड़कर धन्यवाद। के जुड़े। सबसे पहले भारत की संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक समीकरण और भारत के लोकतंत्र, बल्कि आज के दिन कहूं तो गणतंत्र पर उभरते हुए खतरे, उन्हें आप किस रूप में देखते हैं, डॉक्टर अनिल जैन जी? दिनेश जी, धन्यवाद। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, अपने जो विचार आपके दर्शकों के साथ साझा करूं। सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जहां तक मैं देखता हूं इतिहास के संदर्भ में, तो हमारे देश में राजा महाराजा, बादशाह, सुल्तान, इनका राज रहा है। आम जो प्रजा थी उसकी कोई कीमत नहीं थी, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी, उनके अधिकारों की कोई कीमत नहीं थी। हजारों साल तक यही चला। अच्छे राजा भी हुए यहाँ पे, अशोक महान भी हुए, जिन्होंने प्रजा के लिए, नागरिकों के लिए बहुत कुछ किया, जो शायद आज प्रजातंत्र में भी लोगों को ना मिलता, वो अधिकार दिए और उस तरह का बर्ताव किया। लेकिन कुल मिलाकर के ये माना जाता है कि जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, वो सबसे अच्छी व्यवस्था है जिसमें आम नागरिक की सुनी जाती है। तो आज से करीब 73 बरस पहले 26 जनवरी को 1950 को हमारा नया संविधान लागू हो गया। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। ये हजारों साल में पहली बार ऐसा हुआ कि हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, बराबर का मताधिकार का एक अधिकार मिला कि देश में कौन सत्ता में रहेगा। इससे पहले हजारों साल से ऐसे देश में नहीं था। अच्छे अच्छे राजा महाराजा बेशक हुए हैं, लेकिन आम नागरिक को अधिकार अपने राजा चुनने का या अपनी हुकूमत या सरकार चुनने का अधिकार नहीं था। तो ये एक हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़ा वो हुआ। और जैसा कि दिनेश जी आपने भी जिक्र किया, बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया, तो जब ये संविधान लागू हुआ उस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में ये पेश किया गया था। लागू की तारीख तो जनवरी रखी गई थी। तो उस संविधान सभा में बोलते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि देखिए, संविधान तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन आप कितना भी अच्छा संविधान बना लीजिएगा, लेकिन कौन लोग इसको क्रियान्वित करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इसको चलाएंगे, इसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, BMW बहुत अच्छी गाड़ी मानी जाती है, वो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, अगर उसको चलाने वाला ड्राइवर गलत है तो वो उसको एक्सीडेंट मार सकता है। तो बाबा साहब ने इस चीज को बहुत जोर दे करके, और ये भाषण उनका बार बार उसको इस संदर्भ में बताया भी जाता है, और ये याद रखने वाली है कि जो लोग संविधान को चला रहे हैं, जो हमारे कर्णधार हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए। सिर्फ संविधान अच्छे होने से बात नहीं बनती। तो आज जो हम अगर देखते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने थे, वो चाहते थे कि इस देश में गुलामी खत्म हो, ना कोई राजा हो, ना कोई प्रजा हो, ना कोई मालिक हो, ना कोई गुलाम हो, और हमारे देश में एक जाति विहीन समाज बने, क्योंकि जाति व्यवस्था बहुत एक कोड़ की तरह भारत को जख्मी किए हुए है। वर्ग विहीन समाज, यानी अमीर और गरीब के बीच में फर्क ज्यादा ना रहे, और वर्ग विहीन, जाति विहीन, शोषण मुक्त, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और समता मूलक समाज मिले, सबको समान अवसर मिले, आगे बढ़ने का सबको बराबर मौका मिला, या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये सपना लेकर के हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, अब जैसे दिनेश जी आपने जो है, तो मुझे याद नेचुरली अपने परिवार का आ जाता है, और हमारे पिताजी से जुड़े हुए वो 26,000 लोग जो आजाद हिंद फौज में लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
60,000 की फौज में से 26,000 आजाद हिंद फौज के लोग शहीद हो गए इस देश को आजाद कराने के लिए, और बहुत बड़ी कुर्बानी है। और एक शायर ने भी कहा है कि हम भी बच सकते थे घर पर रहकर, हमको भी हमारे माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला था, दुख सह सह कर, लेकिन उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों का अनाथ कर दिया, अपनी पत्नी को बेवा छोड़ के चले गए। तो किस लिए? एक सपने को पूरा करने के लिए कि ये सपना साकार होगा, कि आने वाली पीढ़ियों को वो मिलेगा। लेकिन आज हम मुड़ के देखते हैं, दिनेश जी, मैं आपका शो भी देखता रहता हूँ और आपके शो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो बातें फिर हम आगे जो है वो फैलाते भी हैं, क्योंकि उन बातों में दम है। और ये आम जनता में देखिए, गोएबल्स जो था हिटलर का, वो एक चीज को कहता था कि भाई किसी झूठ को आप बार बार बोलेंगे तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देंगे। और वो एक जिसको कहते हैं कि मानवीय मानसिकता है, साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी है। और अगर आप बड़ा झूठ बोलेंगे तो उसको जनता जल्दी मान लेगी। गोएबल्स ये भी कहता था, छोटे झूठ को कहेंगे पकड़ लेंगे, लेकिन बड़े झूठ को आम जनता नहीं पकड़ पाती। तो हमारे देश में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, गरीब और अमीर का जो फर्क बढ़ता जा रहा है, ऐसा हमारे जो स्वतंत्रता सैनिक थे जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा इस देश में हो। और आपके शोज के माध्यम से और अब ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, इन सब चीजों से पता लगता है कि गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। चंद मुट्ठी भर लोगों के पास इस देश का सारी धन दौलत सिमटती चली जा रही है, और बाकी सब लोग जो हैं वो वंचित होते चले जा रहे हैं, उनका शोषण भी हो रहा है। और अब वाली बात है कि वो एक जैसे बैक पाइपर है, उसके पीछे चूहे चले जा रहे हैं। जनता मस्त है, जनता को धर्म की अफीम चटाई जा रही है, वो उस अफीम में मस्त है, अपने आप बुरा भला समझ नहीं पा रहे इस नशे में। तो हमारे को अब खास तौर पे इस गणतंत्र में, आज हम उस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे बात कर रहे हैं, बहुत ही सजग रहने की जरूरत है कि जो सपना जो हमारे देश के महापुरुष, और शुरू से लेकर हम याद करें, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर से लेकर के कबीर, रैदास, गुरु नानक, और अपना चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, चाणक्य, तब से लेकर के आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं, उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए। आज भी भारत का जो आम नागरिक है उसको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा, वो परेशान है। तो आज के गणतंत्र दिवस में तो यही चीज है। बाबा साहब को एक बार फिर से याद करते हैं, जो उन्होंने कहा था, एक तो संविधान कौन लोग चलाएंगे, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने कहा था कि देखिए, अब गणतंत्र दिवस से हमारे को एक पॉलिटिकली इक्वलिटी तो आ रही है, एक राजनीतिक रूप से समता पैदा हो रही है हमारे देश में, सब बराबर हो गए, चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब से गरीब हो, सबको एक वोट का देने का अधिकार है। लेकिन जो सोशल इक्वलिटी है, जो सामाजिक समता है, और जो इकोनॉमिक इक्वलिटी है, जो गरीब और अमीर के बीच में फर्क जिसको कहते हैं कम होना चाहिए, वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक और भाईचारा, फ्रेटर्निटी की भी इस संविधान में बहुत बात की गई, क्योंकि हमारा देश एक कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है। यहाँ पे 6-7 हजार जातियों के लोग रहते हैं, यहाँ पे सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो देश की एकता अखंडता के लिए बहुत आवश्यक है कि फ्रेटर्निटी, एक फीलिंग ऑफ बंधुत्व जिसको बोलते हैं, भाईचारे की भावना, वो हमारे देश में सब लोगों में पनपे, ताकि हमारी एकता, क्योंकि आप अगर 4-5 हजार साल का भी इतिहास, जो ज्ञात इतिहास है हमारे देश का, लेके चलें, तो बहुत कम बीच में ऐसे वक्फे आए हैं, काल आए हैं, जब ये पूरा देश एकजुट रहा है, इसकी एकता और अखंडता मजबूत रही है। वरना तो ये सैकड़ों हजारों रियासतों में बटा हुआ देश रहा है। तो अब ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन में 1947 के बाद, अब हमारा 1956 का जन्म है, तब से लेके आज तक हम भारत को एक देख रहे हैं। लेकिन हमेशा से भारत एक नहीं था, बटा हुआ था। तभी विदेश से कोई भी आकर के 5,000 2,000 सैनिकों के साथ पूरे देश पे कब्जा कर लेता था। तो इस एकता को अगर कायम रखना है तो बहुत, इट्स ए फ्रेजाइल यूनिटी, आई विल से, ये एकता हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले, कम से कम दिस इज ए वेरी फ्रेजाइल यूनिटी, और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इसको कैसे, इसकी सीमेंटिंग करें, कैसे इसकी फोर्टिफिकेशन करें,
इस एकता को मजबूत करे और उसके लिए भाईचारा, नफरत से हमारे देश में एकता कमजोर होती है। जातियों में बंटते हैं लोग, धर्मों में बंटते हैं, क्षेत्रों में बंटते हैं। तो फ्रेजिलिटी नहीं हो, भाईचारा मजबूत हो, ये बहुत जरूरी है। दिनेश जी, मैं